नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम देश में उन बेईमान सिस्टम को बेनकाब करेंगे जो कई राज्यों में मासूमों की जान का दुश्मन बन गया। अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के सुझाव पर उसे फौरन कफ सिरप दे देंगे, लेकिन ऐसा करके अपने बच्चे को खांसी से तो बचा लेंगे, लेकिन उस सिरप से कैसे बचाएंगे जो जहर की तरह घुलने के लिए बनाया गया था। देश के 19 राज्यों में सप्लाई होने वाली तमिलनाडु की एक कंपनी के सिरप ने 18 बच्चों का बचपन छीन लिया। आज सवाल यह है कि एक जानलेवा सिरप देश भर में बिना टेस्टिंग के कैसे बिक रहा था, और आखिर कुछ डॉक्टर्स की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बार बार अपने पर्चे पर यही सिरप लिख रहे थे। सच यह है कि इन बच्चों को सिरप ने नहीं बल्कि मुनाफाखोर और रिश्वतखोर सिस्टम ने मारा है। इसके बाद आपको बिहार विधानसभा चुनाव में लेकर चलेंगे, जहां चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि 2 चरणों में चुनाव से किसे फायदा हो सकता है, नीतीश कुमार को, नीतीश और बीजेपी, या फिर तेजस्वी यादव को। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में हुई उस घटना के बारे में आपको बताएंगे जिसमें 71 साल के एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि यह वकील एक सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु पर CJI की टिप्पणी से नाराज था। इस वकील को तुरंत पकड़ लिया गया। इस दौरान वो नारेबाजी करने लगा। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने CJI गवई से फोन पर बात की और कहा कि समाज में ऐसी घटना के लिए कोई जगह नहीं। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? जिस समय देश में कई ई-कॉमर्स कंपनियां 10 से 15 मिनट में ग्रोसरी का सामान घर पर डिलीवर करने का दावा करती हैं, उस वक्त मैं एक ऐसे स्पेस डिलीवरी व्हीकल के बारे में बताऊंगी जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान 1 घंटे में डिलीवर करने का दावा किया जा रहा है। दिलचस्प खबर है, लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जैसे बहुत सारे लोग शायद प्राइम टाइम की खबर तक नहीं मानेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज और अभी इससे बड़ी, इससे जरूरी खबर आपके लिए कोई नहीं हो सकती। आज हम आपको ये बताएंगे कि आम आदमी की मौत सिर्फ तमाशा नहीं है, और हमारा ये सिस्टम लोगों की जान लेकर सिर्फ जांच की खानापूर्ति नहीं कर सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको जयपुर से आई इस खबर को बहुत ध्यान से देखना होगा। 5 अक्टूबर को देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई, और इस घटना के बाद राजस्थान की सरकार ने भी आनन फानन में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया जो अब इस मामले की जांच करेगी। ये हमारे देश में एक परंपरा हो गई है कि पहले आम लोग अस्पताल में आग लगने से, स्कूल की छत से गिरने से या पुल ढहने से मरते हैं, फिर उनकी मौत से ध्यान भटकाने के लिए जांच का एक खेल खेला जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस जांच से हासिल क्या होता है? ट्रांसफर, सस्पेंशन, और कई साल तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक तक नहीं होती। कल देर रात जब ये दुर्घटना हुई तब अस्पताल का स्टाफ वहां मौजूद था। जो मरीज ICU वार्ड में भर्ती थे, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार भी वहां रुके हुए थे, और जब इन लोगों ने ICU वार्ड के स्टोर से धुआं उठते हुए देखा तो उन्होंने मदद मांगी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ इन मरीजों की जान बचाने के बजाय वहां से खुद अपनी जान बचाकर भाग गया। ये आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन के पास पूरे 20 मिनट थे जब वो इन मरीजों को ICU वार्ड से बाहर लाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने ऐसा ना करके इन मरीजों को मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया, खुद भाग गए। जो लोग खुद अपने मरीजों को नीचे ला सकते थे, उन्होंने ऐसा किया। जो मरीज ऊपर फंसे रह गए, उनकी जलने और धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। और ये सब होने के बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने जांच के निर्देश दिए। जांच किस बात की होगी? उसी बात की जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कैसे वहां लापरवाही हुई। आज आप खुद इन सब रोते बिलखते परिवारों को सुनिए जो ये पूछ रहे हैं कि क्या जांच से इनके अपने फिर से जिंदा हो सकते हैं।
11 बजे से आग लगी है, जब से भटक रहे, कोई समाचार नहीं बता रहे। आग लगी है जब से, सुनिए जब से भैया कोई नहीं सुन रहा इधर, कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं सुन रहा हमारा। माँ को मर गई है, जिंदा है, उसको तो मरी को ले जाओ, मेरी को जा जाए, मरी को ले जाओ। बता दो तो मेरी माँ को हाथ खाए वो। किसी अधिकारी ने नहीं बताया? नहीं बताया सर, कोई अधिकारी नहीं बताया, सब लोग चले गए, आगे अधिकारी भी आए, सब लगे चले गए। बता दिए ऐसे बोलते हैं, बता दिए, अब तक नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, अब तक क्यों नहीं बताया हमारी मम्मी को, अब तक क्यों नहीं बता रहे हमको। हम तो इसको मरी को ले जाएंगे, हमको डेड बॉडी को ले जाऊंगा। मेरा मौसी का लड़का है, मेरे से छोटा है, अब पिंटू नाम है उसका, पिंटू गुज्जर। अब उसको अभी कोई डॉक्टर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, एंटीनेटर पे लगा रखे हैं, बटन लगा। मैं देख के आ गया, उसमें कुछ नहीं बच रहा, मुझे तो लग रहा नहीं, पर डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसकी हालत कैसी है। डॉक्टर कहाँ है, सभी के स्टाफ कहाँ है सर, ये बताओ। कुछ नहीं बता, कोई नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे। मत चिल्लाती रहेगी, मेरे बेटो रहो, पर मेरे कोई कौन सुन उठे। मेरे बेटो सही भी चाहे कौन बताओ उन्हें। मेरी मम्मी को मैं बताया नहीं अभी तक, मेरे मामा का तो है क्यों क्या है, कहाँ देखूं, कहाँ ढूंढूं उसको। एक्सीडेंट, घटना, कुछ भी कहकर इसे टाल दिया जाएगा, जांच बैठ जाएगी। इन्हें जांच नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां आम आदमी इतनी आसानी से ना मर सके। इस घटना में भी अगर आग लगने से 8 मरीजों की मौत हुई है तो ये घनघोर लापरवाही है। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पूरा हॉस्पिटल है, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है इस देश में। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आग लगने की यह घटना कैसे हो सकती है जब सरकार ने इसके फायर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खूब पैसा दिया था। देखिए 50 हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑपरेटिंग विदाउट फायर एनओसी इन जीबी नगर। अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम जब नहीं है, ऐसे में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सवाई माधोसिंह ये जो हॉस्पिटल है जिसकी चर्चा हो रही है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की, वर्ष 2018 में फायर सेफ्टी सिस्टम में खामियां थी और सुधारों के लिए एक दो नहीं, जूम इन कीजिए, 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। कहां गए वो पैसे? और ये फायर सेफ्टी के लिए था, ये आग बुझाने के लिए ही था ताकि आग की स्थिति में ज्यादा नुकसान ना हो। उसके लिए 30 लाख रुपए वहां पर खर्च किए गए थे 2018 में। अग्नि सुरक्षा में कोई सुधार नहीं, जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एक हॉस्पिटल का है, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको ऐसे एक नहीं कई सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहां के फायर सेफ्टी सिस्टम में कई खामियां हैं और कई जिला अस्पतालों में तो बहुत बुरा हाल है। साल 2018 का सवाई मानसिंह का आपने देखा, साल 2019 में उसी हॉस्पिटल में 3 घटनाएं होती हैं। 30 लाख रुपया खर्च हुआ, अगले साल 3 घटनाएं, और उसके बाद से वर्ष 2025 में तो आप देख ही रहे हैं, मई में लगी आग, 1 करोड़ की दवाइयां खाक हुई हैं। फायर सेफ्टी के नाम पर मजाक वहां पर चलता रहा और आप देख रहे हैं कि आज परिस्थिति क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे मामलों में हर बार जांच बिठा दी जाती है। जांच का आदेश देकर सरकारें ये सोचती है, हाथ झाड़ लेती है, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जबकि हकीकत में जांच का उद्देश्य ये होता है कि एक बार मामला ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद 1-2 लोगों को सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई करके मामला रफा दफा हो जाएगा। जयपुर के अस्पताल का भी आप इतिहास देख लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में पहले भी लापरवाही हो चुकी है। मई 2025 में गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से 23 साल की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। लापरवाही का आलम देखिए। नतीजा क्या हुआ? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय जांच की, गलत ग्रुप का खून देने की पुष्टि हुई। मौत की वजह गलत ब्लड ग्रुप का खून देना नहीं है, ये बात में सामने आ गया। लापरवाही पर 3 अधिकारी पदमुक्त किए गए। डॉक्टर रश्मि कटारिया को नोडल अधिकारी के पद से हटा दिया गया और फिर वही पर स्थिति वापस आकर खड़ी हो गई। देखिए सवाल यह है ना कि आप जानते हैं जब ऐसी घटना होती है तो पूरा अस्पताल, पूरा प्रशासन अपना ध्यान कहाँ लगाता है? मामले को कैसे रफा दफा करना है। अगर परिवार वाले अड़ जाएंगे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, तो उनका बस एक ही प्राथमिकता रहती है
कि पूरा मामला बढ़े नहीं, उसको कैसे रफा दफा करना है। और फरवरी 2025 में सर्जरी के दौरान गलत ग्रुप का खून देने से 23 साल के एक युवक की मौत भी हो गई थी। इसमें आप देखिए अज्ञात मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एक नर्सिंग अफसर सस्पेंड, 3 डॉक्टर्स को अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स पर डाल दिया गया। शवगृह में शवों की अदला बदली की भी खबर है इसी अस्पताल में। साल 2011 में गलत पहचान के तहत एक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप सोचिए मतलब किस तरह की लापरवाही है। हमारे देश में अक्सर एक बात पर बार बार बोली जाती है कि आम आदमी की जान आखिर इतनी सस्ती क्यों है, और इसीलिए आज हमने सोचा कि इस खबर से शुरुआत करते हैं ताकि आप और हम मिलकर ये आवाज तो उठा सकें कि सरकारी अस्पतालों में, ऐसे अस्पतालों में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है। नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों का, उनके परिवार वालों का, उनका खुद का तो जबरदस्त इंतजाम होता है इलाज का, लेकिन आम आदमी का क्या। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस देश में कई लोग मर जाते हैं, उन्हें मारने वाला सिस्टम, उनके गुनहगार हमारे सामने होते हैं, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है ना, वो सिर्फ जांच का भरोसा देकर सारे सवालों को खामोश कर देती है। और जो लोग मरते हैं उनकी मौत की कोई बात नहीं करता। सारा ध्यान सिर्फ जांच पर होता है, और ये जांच भी ऐसी होती है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि अगर जांच के बाद उस पूरी परेशानी का अंत होना चाहिए, उस अस्पताल में कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब जांच में भी गड़बड़ी है, यानी जांच पर भी एक जांच बिठाने की जरूरत है। कफ सिरप हम इस देश में बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहरीले कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। 1-2 नहीं, 18 बच्चों की मौत। और आप इन मासूम बच्चों की ये तस्वीरें देखिए और ये भी सोचिए कि आखिर इन बच्चों का गुनाह क्या है। बड़ी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इनकी क्या गलती है इन बच्चों की। इस व्यवस्था ने इन सब को इतनी कम उम्र में मार दिया है, हत्या कर दी है इनकी। आज हम एक एक चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले उसैद खान, जिनकी उम्र जिस बच्चे की 3 साल थी, जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। क्या गलती थी उस बच्चे की। श्रेया यादव को देखिए, सिर्फ 2 साल की मासूम बच्ची। हम आंकड़े कह के गुजर जाते हैं ना किसी खबर से, 18 बच्चों की मौत हुई। आज मैं आपको एक एक बच्चे का चेहरा दिखाना चाहती हूँ। अगर ये चेहरे आपके दिल को कहीं भी कचोटते हैं तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी नकली दवाओं के खिलाफ या फिर उस धोखाधड़ी के खिलाफ जो इलाज के नाम पर अस्पतालों में इस देश में हो रहा है। देखिए हितांश को, हितांश सोनी, सिर्फ 4 साल। मुस्कुराहट देखिए इस बच्चे की। क्या इसको अधिकार नहीं था दुनिया में जीने का? या वो जो डॉक्टर बार बार ये कफ सिरप लिख रहे थे, उनकी तरह एक अच्छी जिंदगी जीने का? क्यों इस बच्चे की जान ली गई गलत कफ सिरप पिलाकर? अदनान खान 5 साल उनकी उम्र है। विकास यदुवंशी 4 साल इसकी उम्र है। ऋषिका पिपरे 5 साल। दिखाइए चेहरा, इतना मासूम मुस्कुराता सा बच्चा, और उसके साथ ये हाल कर दिया। कफ सिरप, मतलब कफ सिरप पीना कब जानलेवा हो गया इस देश में। योजिता ठाकरे 2 साल की बच्ची, अभी तो बामुश्किल चलना सीख रही होगी, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के ले ली उसकी जान कफ सिरप में। शिवम राठौर 4 साल। अनस 5 साल। तीर्थराज 2 साल, सिर्फ 2 साल। क्या उम्र होती है। और 5 साल के नित्यांश। आपको दिखाना चाहती हूं मैं ये चेहरे इसलिए ताकि आप देखें कि कैसे कफ सिरप ने इन बच्चों की जान ले ली है। बहुत गंभीर खबर है ये। आप इन बच्चों के नाम और उम्र देख चुके हैं, हमने आपको दिखाया। इनके माता पिता आज ये सोचकर खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मौत का ही कफ सिरप क्यों पिला दिया। सोचिए, डॉक्टर कफ सिरप लिखता है, माँ बाप उस कफ सिरप को खरीद कर लाते हैं और फिर अपने हाथ से, बच्चा मना भी कर रहा है, किसी तरह से उसे पिलाते हैं कि खांसी ठीक हो। मतलब अपने हाथों से ही ये कफ सिरप पिला दिया। और इनके ऊपर जो बीत रही है उसे कोई सरकार समझ ही नहीं सकती। जिस कफ सिरप को पीने से ज्यादातर बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है उसका नाम है कोल्ड्रिफ। इस कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश में इसे बनाने वाली कंपनी की जांच शुरू कर दी है। इस कंपनी का नाम है
श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के कांचीपुरम में इस कफ सिरप को बनाती थी। देश के कुल राज्यों में इसकी 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु में इस कफ सिरप और इससे बनाने वाली कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पहले नहीं होनी चाहिए? आखिर कैसे धड़ल्ले से इस तरह का कफ सिरप बन रहा था? हमारे देश में ऐसे कई सख्त कानून हैं जिन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि कोई भी दवाई, कोई कफ सिरप बिना जांच के बाजारों में ना मिल सके। इसके तहत दवाइयों के हर बैच को क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब में टेस्ट किया जाता है और ये टेस्टिंग भी ऐसी लेबोरेटरी में की जाती है जिसे सरकार ने ही मान्यता दी होती है। जब तक लैब रिपोर्ट में इन दवाइयों को सुरक्षित नहीं माना जाता, तब तक इन दवाइयों को बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि नियमों को भी यही कफ सिरप पिलाकर जान से मार दिया गया। शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कफ सिरप को पीने से सारे बच्चे मारे गए, उस कफ सिरप की बैच टेस्टिंग हुई ही नहीं या इसकी फर्जी रिपोर्ट दे दी गई। अब कल्पना कीजिए क्या हो रहा है, कैसे ये सिस्टम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा, कई कंपनियों ने लैब टेस्टिंग की लागत को बचाने के लिए ऐसा वो करती रही और संभव है कि इस मामले में भी ऐसी धांधली, बेईमानी हुई हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के जिस बैच नंबर SR13 को पीने से इतने बच्चों की मौत हुई, उस बैच का कोई लैब टेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है। यहां गलती तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर की भी है, जिसे नियमित रूप से सभी दवाइयों के नमूने इकट्ठा करने होते हैं, उनकी जांच करनी होती है। लेकिन यहां इस मामले में लापरवाही हुई और यह भी आरोप लग रहा है क्या ये लापरवाही सिर्फ एक लापरवाही है? क्या ये इन बच्चों की हत्या का आपराधिक मामला नहीं बनता है? ऐसी लापरवाही जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान ले ले। आरोप यह भी लग रहा है कि कुछ अधिकारियों की इस कंपनी के साथ मिलीभगत हो सकती है और हो सकता है कि इस कंपनी ने इनकी जेबें गरम की हो, स्पष्ट कह रहे हैं, और इसे लैब टेस्टिंग से इजाजत दे दी गई हो, माफी दे दी गई हो। इसके अलावा यहां मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि जब यह कफ सिरप तमिलनाडु से मध्य प्रदेश भेजे गए, उस वक्त भी किसी राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर ने इसे नहीं रोका। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि भारत में दवाइयों के इंटरस्टेट मूवमेंट पर कड़ी निगरानी नहीं होती और इस तरह ये आपके गली, मोहल्ले, इलाके, शहर की दुकानों पर पहुंचती है। इस कफ सिरप के मामले में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे वो और भी खतरनाक है। आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये कफ सिरप खराब था तो पुलिस ने छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार क्यों किया? ये इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसको जरूर सुनिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि दवा कंपनी की बेईमानी के लिए एक डॉक्टर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन यहां आपको सरकार की दलील भी देखनी होगी। आरोप है कि लगभग 1 महीने तक छिंदवाड़ा के स्थानीय डॉक्टर्स को ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप देने के बाद उन्हें उल्टी हो रही है या पेट में दर्द और बेहोशी जैसे गंभीर शिकायतें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर प्रवीण सोनी ने अपने क्लिनिक से वही कफ सिरप बार बार प्रिस्क्राइब करते रहना जारी रखा, जिससे पुलिस को उन पर शक हुआ। और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर डॉक्टर प्रवीण सोनी एक ही कंपनी के कफ सिरप को बार बार हर बच्चे को क्यों लिख रहे थे, जबकि शिकायतें आ रही थी। जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार अगर किसी दवाई से नुकसान की आशंका होती है तो डॉक्टर्स को तुरंत उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मामला मानना होता है। बाकी डॉक्टर्स को भी यह बताना होता है कि वो दवाई सुरक्षित नहीं है, और जब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो इसे मतलब जो उल्लंघन माना जाता है ड्यूटी ऑफ केयर का। और यहां इस डॉक्टर पर भी यही आरोप लग रहे हैं। तो आज सबको सोचना होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि डॉक्टर प्रवीण सोनी जितनी बार इस कफ सिरप को बच्चों को लिखकर देते थे, उस पर उतना ही कमीशन उन्हें दवा कंपनी की तरफ से दिया जाता था। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इन दावों को भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए जो जैसा है वो हम आपको बता रहे हैं। यहां एक सवाल यह भी है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कम उम्र के बच्चों को खांसी के लिए ये कफ सिरप क्यों लिखा, और आखिर इस कफ सिरप में क्या मिलाया गया था? WHO के मुताबिक 2 साल के से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए।
2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं पिलाना चाहिए, जबकि कुछ मेडिकल स्टडीज में सलाह दी गई है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी होने पर ऐसी दवाइयां देना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को बीमार होने पर सुबह शाम सिरप पिलाए जाते हैं। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे देश में बहुत सारे माता पिता को यह पता नहीं होता कि कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर को तो पता है। असल में ये जो कफ सिरप होते हैं, इनमें ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो बच्चों को इनकी लत का शिकार बना देते हैं और उन्हें भी ऐसे सिरप्स अच्छे लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए इनमें डाइथिलीन और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा होती है और इस कफ सिरप में भी इनकी मात्रा ज्यादा है। ये वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कफ सिरप को मीठा बनाने के लिए इनमें डाले जाते हैं और जब ये सिरप पीने में बच्चों को कड़वे नहीं लगते तो वो इनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। और इन्हीं कफ सिरप को सस्ता बनाने के लिए इनमें पेंट और ब्रेक ऑयल भी मिलाया जाता है, जिससे बच्चों की किडनी पर असर पड़ता है, इससे जान भी जा सकती है। यहाँ आपको ये बात भी नोट रखनी होगी कि अगर कफ सिरप सही भी हो तो भी 8 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप पिलाने के पहले 100 बार जरूर सोचें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप को सुरक्षित नहीं माना जाता है। भारत की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होती है जहां बच्चों को खांसी होने पर कफ सिरप ऐसे पिलाया जाता है जैसे वो पानी हो। भारत में हर साल, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा, औसतन भारत में हर साल 15 करोड़ कफ सिरप की बॉटल्स की बिक्री होती है। 15 करोड़ बॉटल्स, जबकि 10 साल से कम उम्र के हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी होने पर उनके माता पिता आंखें बंद करके कफ सिरप पिला देते हैं और बहुत से मामलों में तो डॉक्टर से भी सलाह नहीं ली जाती। 2016 में आई एक स्टडी में पता चला था कि हमारे देश में 1 से 9 साल तक के बच्चे खांसी होने पर सबसे ज्यादा कफ सिरप पीते हैं, जबकि इस उम्र में उनके लिए यह कफ सिरप जहर के बराबर है। और अगर ये कफ सिरप नकली और जहरीले होए तो परिवारों को उजाड़ सकते हैं और यहां पर भी यही घटना। मैं ऑटो चलाता था। ऑटो तो खैर बेच दिया इलाज के दौरान। आप कह रहे हैं कि ऑटो तक आपको बेचना पड़ गया इलाज के लिए। एक दिन में कितना खर्चा होता था डायलिसिस का? डायलिसिस का सर एक दिन में 30 से 35 हजार रुपए समथिंग लगते थे, दवाई गोली सहित। इन बच्चों की जिंदगियों की कीमत है और इस कीमत पर हम और आप लगातार ये दबाव सरकारों पर बनाते रहेंगे कि वो इस तरह की जहरीली दवाओं पर रोक लगाए। ड्रग कंट्रोलर्स अपना काम करें, डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करें कि बच्चों को ऐसे खतरे में ना झोंका जाए। आपको ये बताते हैं कि आज बिहार के चुनाव की फाइनल डेट शीट आ चुकी है। सबकी नजर है इस बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर। 2 चरणों में चुनाव होंगे। सबसे पहले चरण में 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती। बिहार में इस बार कुल 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स अपनी नई सरकार चुनेंगे, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 3 करोड़ 92 लाख है और महिला वोटर्स की संख्या बहुत पीछे नहीं है, 3.5 करोड़ है। बड़ी बात यह है कि साल 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड अलग राज्य बना, तब से लेकर आज तक हर चुनाव में जनता ने खंडित जनादेश दिया। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब नीतीश कुमार इन्हीं 25 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस बार जीत कर आते हैं तो 10वीं बार सीएम बनेंगे। 20 साल से लगातार सीएम है। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो 3 बार आरजेडी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, 6 बार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री। हालांकि इस बार 74 साल के नीतीश कुमार को सबसे बड़ी चुनौती 35 साल के तेजस्वी यादव से मिल रही है, जिन्हें उनके समर्थक मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि इस बार आरजेडी इकलौती ऐसी पार्टी हो सकती है जो 122 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 122 का मतलब है बहुमत का जादुई आंकड़ा। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में याद दिलाने का भी मौका है कि बिहार का इतिहास, उसका गौरव कितना बड़ा है। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। इसी तरह जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी
वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म ही नहीं बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना साहिब में हुआ था। और इसी बिहार की धरती पर सीता माता का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी उनका जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर मौजूद है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर, जिसे मुंडेश्वरी मंदिर कहते हैं, वो बिहार के कैमूर में है और कहा जाता है कि यहीं मां दुर्गा ने चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान भी पाटलिपुत्र ही माना जाता है, जिसे आज का पटना कहते हैं। बिहार का वाल्मीकि आश्रम भी काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने यहीं कुछ समय बिताया था और उनके नाम पर इस जगह का नाम वाल्मीकि नगर पड़ा, जो आज पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के नाम पर दर्ज है। मुंगेर जिले में साल 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ भी बिहार ने पढ़ाया। वैशाली गणराज्य में करीब 2600 साल पहले राजा के चुनाव हुआ करते थे। इसके अलावा बिहार को ज्ञान, शासन, संस्कृति की भूमि कहा गया। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य की भूमि है बिहार, जिनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक ने भारत को एकजुट किया। चाणक्य की वजह से पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बना। महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी बिहार रही। साल 1917 में उन्होंने यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और ये उनका पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। इसके अलावा जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म भले ही बलिया में हुआ, लेकिन उनका आंदोलन पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ, जिसने इंदिरा सरकार को हिला दिया। ये सूची बहुत लंबी है, अनंत है। बिहार की धरती ने रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और विद्यापति जैसे कवि दिए, जिन पर आज भी बिहार गर्व करता है, देश गर्व करता है। हालांकि आज बिहार का ये वैभवशाली इतिहास, इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसका पिछड़ापन इस इतिहास पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप खुद सोचिए, अब तक मैंने आपको बिहार के बारे में जितनी भी बातें बताई, क्या इससे पहले आप कितना जानते थे? कड़वा सच तो यही है कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण बिहार की काफी अनदेखी हुई। उसे वहां की राजनीति ने भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि आज बिहार को खस्ताहाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, कमजोर शिक्षा प्रणाली, अपराध के लिए जाना जाता है। आज पूरे भारत की साक्षरता दर 81% है, जबकि बिहार की 74.3%। सोचिए, पूरे देश के औसत से भी कम। बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बिहार में स्कूल की पढ़ाई के बाद ज्यादातर युवा बच्चा जो उच्च शिक्षा है उसके लिए कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते। बिहार से पलायन लगातार बढ़ा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों में लोग जाते हैं। हालांकि इन आंकड़ों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिहार के सामर्थ्य में कोई कमी है। आज भी बिहार हर साल देश में सबसे ज्यादा IAS, IPS, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जरूर देता है। बिहार के सामर्थ्य को नई उड़ान उससे मिलती है। आपको आज की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताते हैं, जिसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई पर उनकी अदालत में एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना उस वक्त की है जब चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन इसी दौरान आरोपी वकील राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और जैसे ही वो चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश कर रहा था, वहां मौजूद लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और वो इस जूते को फेंक नहीं पाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी इस वकील को गिरफ्तार करके तत्काल वहां से बाहर ले आए और बाहर निकलते वक्त इस वकील ने यह नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना के बाद भी चीफ जस्टिस BR गवई विचलित नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं और उन्हें भी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है कि वो आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस वकील का लाइसेंस रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट में हमारे सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्री ऑफिसर्स में कहा है कि इस घटना को नजरअंदाज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना को लेकर सेक्रेटरी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज और अन्य के साथ बैठक की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले यह बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि इस हमले से हर भारतीय गुस्से में है और हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह हो ही नहीं सकती।
इस वकील ने चीफ जस्टिस बी आर गवई पर यह हमला क्यों किया, इसका कोई स्पष्ट कारण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस बी आर गवई ने खजुराहो के मामले में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को लेकर जो टिप्पणी की थी उससे ये वकील नाराज था। इस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि जाओ अपने भगवान से कहो कि वही कुछ करें। हालांकि चीफ जस्टिस ने यह टिप्पणी इस लहजे में कही थी कि याचिकाकर्ता उनका और देश की अदालत का ऐसे मामले में समय बर्बाद ना करे जिस पर पहले ही दूसरी अदालतों ने खारिज कर दिया। लेकिन देखिए, आज ये घटना हो गई और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। बड़े स्क्रीन पर एक बार आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पर पोस्ट में लिखा कि मैंने कुछ ही देर पहले बात की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई से, और उन पर हुआ हमला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में, उसने सभी को, हर भारतीय को गुस्से से भर दिया है। ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसी हरकतों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि जो मतलब इस पर गरिमा और शांति का इजहार किया जस्टिस गवई ने, ऐसी स्थिति के बीच में रहते हुए उसकी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की और कहा कि ये बताता है, ये दिखाता है कि जो आपका कमिटमेंट है, यानी जो आपका पूरा का पूरा समर्पण भाव है न्याय की संस्था को लेकर, इस देश के संविधान को लेकर, वही परिचायक है जो आपकी शांति का और सद्भाव बनाए रखने का। आपको भारत की राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाते हैं। एक दिन पहले 5 अक्टूबर को जब समाजवादी पार्टी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बरेली जाने से रोका था, इस पर खूब राजनीति हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी उसके सांसदों को बरेली जाने से कैसे रोक सकती है, जहां मौलाना तौकीर रजा खान को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस खबर की सोशल मीडिया पर दिन भर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म है। लेकिन आज जब बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू पार्टी शंकर घोष और अन्य नेताओं के साथ जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे थे, उस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। हम इसीलिए आपको, जिस तरह से खून बह रहा था, इस वजह से हम आपको तस्वीरें जरा हेजी करके दिखा रहे हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का सिर फट गया। सोचिए, यहां एक सांसद पर हमला होने से लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, जबकि खगेन मुर्मू तो बाढ़ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। इस पर एक बयान भी आया। हमले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया और वो ये कह रही हैं कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू बाढ़ प्रभावित इलाके में 30 से 40 गाड़ियों का काफिला लेकर जा रहे थे, जिससे लोग नाराज हुए, उन्होंने उन पर हमला किया। जबकि बीजेपी कह रही है कि इस हमला करने वाले सारे के सारे जो लोग थे वो टीएमसी के समर्थक थे। देखिए, अमुंडाना में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। जिसको रोटी कपड़ा मकान छीन दिया, उसको पास आज रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स करने के लिए अमुदार में नहीं जाने जाते हैं। क्यों एक इंसिडेंट हुआ है, हम तो इंसिडेंट नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं डीजी पुलिस को भेजा था, उसको वोट करके जाना पड़े, उन्होंने किया और बातचीत करके सबको सब मीट करके आए हैं। अरे उसका बॉर्डर है, इसीलिए और कोई इंसिडेंट हो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग शांत रहे। हम आपको 5 ऐसी बड़ी खबरें दिखाएंगे जिसकी तस्वीरें आज आपको देखनी चाहिए। आपको केदारनाथ धाम लेकर चलते हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। दिवाली से पहले बदलते मौसम की आहट होनी शुरू हो गई है। प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी ने ठंड का संकेत दे दिया है। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के ऊपर आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे तो आस्था के साथ रोमांच भी बढ़ गया। बर्फबारी की वजह से आस्था के इस स्थान की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है और श्रद्धालु बाबा केदार के भव्य दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ धाम की यात्रा अंतिम चरण में है। 23 अक्टूबर को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और इसीलिए कपाट बंद होने से पहले
बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं। हर दिन लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। मानसून में मौसम बिगड़ने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई थी, जो अब फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। इस साल अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। और अब आपको चीन में भयंकर तूफान मतमो से मची तबाही की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। और अब आपको माउंट एवरेस्ट पर आए उस बर्फीले तूफान की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सैकड़ों जो ट्रैकर्स हैं वो फंस गए हैं। ये तूफान माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्से में आया है और अचानक आए इस बर्फीले तूफान ने सैकड़ों ट्रैकर्स को फंसा दिया। हालांकि रेस्क्यू टीमों ने सबको सुरक्षित निकाल लिया। भारी बर्फबारी बारिश ने हिमालय में मौसम को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया। ट्रैकर्स के लिए ये सांसों का सौदा बन गया है। इस बर्फीले तूफान में लगभग 1000 पर्वतारोही फंस गए, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 4900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में बर्फबारी के कारण रास्ते ब्लॉक हो गए, जिन्हें हटाने के लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और बचाव दल को तैनात किया गया है। रेस्क्यू टीम ने लगभग 350 लोगों को बचा लिया, सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। 200 से अधिक ट्रैकर्स से संपर्क कर लिया गया। और अब आप उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक पुलिस वाले ने एक छात्र को अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए लात घूंसों से पीटा, भद्दी भद्दी गालियां। ये वीडियो कानपुर की किदवई नगर पुलिस चौकी का है, जहां पुलिस ओवर स्पीडिंग के आरोप में 2 छात्रों को चौकी ले आई और छात्रों पर रौब दिखाते दिखाते हुए एक छात्र का कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। छात्र ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई तो चौकी इंचार्ज अमित त्रिपाठी ने लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। किस वजह से दिमाग लगा रहे हो? छात्रों को पीटकर महाशय मूंछों में ताव ऐसे देने लगे जैसे किसी लाखों के इनामी को घुटनों पर ला दिया है। भले ही इनकी मूंछें गुंडे बदमाशों के आगे ऊंची ना होती हो, लेकिन जिन लोगों में पुलिस पर विश्वास होना चाहिए, उनके मन में ये डर और पुलिस के प्रति नाराजगी पैदा कर रहे हैं। सोचिए, छात्र बार बार गलती पूछ रहा है और ये चौकी इंचार्ज कानून को अपना गुलाम समझ रहे हैं। वो तो वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद इस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। शायद इतनी बड़ी सजा पाकर इनका व्यवहार आम लोगों के प्रति बदल जाए। आम लोगों को पीटकर नहीं बल्कि अपराधियों पर कार्रवाई करके अपनी शान वो समझे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कई दिनों से बवाल मचा है। पीओके की बदहाली ने वहां के लोगों को गुस्से से भर दिया है। ये कोई इधर उधर से आने वाली खबर नहीं है। इस बार पीओके में आर पार का गुस्सा दिख रहा है। ये लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करके आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में आजादी के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैं और ये पाकिस्तानी सेना का शिकार बने हैं। पाकिस्तानी सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा रही है। पीओके के लोगों का विद्रोह देखकर शाहबाज और मुनीर के हाथ पांव फूल चुके हैं। अब खबर है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी विद्रोह की आग भड़क चुकी है। कल गिलगिट बाल्टिस्तान में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई, जिसमें 5 लोग घायल हुए। इस गोलीबारी में वहां के धार्मिक नेता मौलाना काजी निसार अहमद और मुख्य न्यायालय के जज बालिक इनायत उर रहमान शामिल थे। इन दोनों को पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोधी समझा जाता रहा है। ये लोग पीओके की बदहाली को लेकर सरकार के खिलाफ बोला करते थे और जब इन पर गोलीबारी हुई तो इसके विरोध में वहां पूरा जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का वो सुलग उठा। तनाव इतना बढ़ गया कि पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पीओके में आजादी की मांग पहले मुजफ्फराबाद आसपास के क्षेत्रों में उठ रही थी, लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान भी आजाद होना चाहता है। जुल्म से परेशान पीओके के लोगों को राहत देने के बजाय पाकिस्तान सरकार भारत को खोखली धमकियां दे रही है ताकि वो पाकिस्तानी सेना द्वारा हो रही ये जो कत्लेआम की तस्वीरें हैं उसको छिपा सके। पाकिस्तानी सेना भी भारत को गीदड़ भभकी देकर अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है, क्योंकि पीओके के लोगों ने तो पाकिस्तानी सैनिकों की यूनिफॉर्म तक उतरवा ली थी। ये देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सपने बहुत देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे में दब जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है ताकि भारतीयों का ध्यान घरेलू मुद्दों पर ना जाए। इसी तरह से पाकिस्तान सेना ये कह रही है कि अगर इस बार दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी और अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। इन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ख्वाजा आसिफ और आसिम मुनीर की सेना भारत के तेवर देखकर डरी हुई है। ये डर उन्हें पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है।
कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर इस बार उसने किसी तरह की हिमाकत की तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से में कोई संयम नहीं बरता जाएगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में भारतीय सेना का ये डर अच्छा है, वो घबराए हुए हैं कि भारत कहीं उन पर हमला ना कर दे। दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये चेतावनी इसलिए भी दी गई क्योंकि खुफिया सूचना मिली है कि पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई गई। पाकिस्तान को डर है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 शुरू हुआ तो भूगोल बदलना सुनिश्चित है। देश में ऐसी कई ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो 10 से 15 मिनट में ग्रोसरी का सामान घर पर डिलीवर कर देती हैं। कई ऐसी कुरियर सर्विसेज हैं जो एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में 24 से 72 घंटे में सामान पहुंचा देती हैं। इसी तरह से किसी सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने में 5 से 15 दिन तक लग जाता है। लेकिन अब लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक नई क्रांति आ गई है और इसे कहते हैं स्पेस डिलीवरी व्हीकल। इसके जरिए मात्र 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में डिलीवर किया जा सकता है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन असलियत में अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी इन्वर्जन इसे कर दिखाया है। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में काम कर रही इन्वर्जन ने दुनिया का पहला स्पेस डिलीवरी व्हीकल बनाया जो अंतरिक्ष के रास्ते पृथ्वी के किसी भी स्थान पर मात्र 60 मिनट में सामान पहुंचा सकता है। इसे कंपनी आर्क व्हीकल कहती है और इनका दावा है कि सेना के महत्वपूर्ण डिलीवरी मिशंस में ये काफी काम आएगा। आर्क एक री एंट्री व्हीकल है, यानी ये अंतरिक्ष में जा सकता है और दोबारा पृथ्वी के वायुमंडल में भी लौट कर आ सकता है। आर्क व्हीकल 8 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े स्पेसक्राफ्ट की तरह है जिसमें एक बार में 227 किलोग्राम तक सामान रखा जा सकता है। मतलब यह है कि इसमें आप 227 किलोग्राम तक का कोई भी सामान लोड कर दीजिए, फिर ये पृथ्वी से करीब 1000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जाएगा। इसके बाद किसी सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष में इसकी रफ्तार करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाली सैटेलाइट करीब इसी रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा सकती है और लगाती है। जब ये अपने डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचा तब ये किसी अंतरिक्ष यान की तरह ही पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा और फिर पैराशूट की मदद से तय लोकेशन पर ये लैंड कर जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरिक्ष के रास्ते किसी देश में सामान पहुंचाने वाले स्पेस डिलीवरी व्हीकल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। उनके मुताबिक युद्ध के दौरान डिलीवरी का सामान कुछ भी हो ये पहुंचा सकता है। मेडिकल किट हो सकती है, फाइटर ड्रोन्स हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, छोटे बॉम्ब हो सकते हैं। एक चीज जो आर्क व्हीकल को बेहतरीन के साथ साथ घातक बनाती है वो है अंतरिक्ष में रुकने की इसकी क्षमता। कंपनी के मुताबिक आर्क व्हीकल 5 साल तक अंतरिक्ष में रह सकता है। यानी अगर स्पेस डिलीवरी व्हीकल में कोई हथियार है, ड्रोन है, बॉम्ब है, रखकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो अगले 5 साल के अंदर कभी भी युद्ध के दौरान मात्र 1 घंटे में सेना तक सामान पहुंचाया जा सकता है। ध्यान रहे, पहले दीवारों के सिर्फ कान होते थे, जब से सीसीटीवी आए दीवारों की आंखें भी हो गई हैं। नमस्कार।